हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम अपने प्रैक्टिस सेट के साथ आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। नई कविता पत्रिका प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी कलकत्ता और डी दिल्ली। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो है वो इलाहाबाद से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1954 से आज तक की कविता को हिंदी काव्य जगत में नई कविता के नाम से जाना जाता है। अर्थात 1954 से लेकर आज तक जितनी कविता है वो हिंदी जगत में नई कविता के नाम से जानी जाती हैं। नई शब्द हिंदी कविता के क्षेत्र में सन 1950 के आसपास प्रयोगवाद के विरुद्ध आंदोलन के द्योतक है। वर्ष 1954 में डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा इलाहाबाद से नई पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विसर्ग को, बी महाप्राण को, सी संयुक्त व्यंजन को, डी अल्प प्राण को। तो अयोगवाह जो है विसर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और अयोगवाह में क्या आता है? अंग और अह। अंग और अह ये जो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अयोगवाह बिना किसी मेल या योग के ही अर्थ वहन करते हैं। ये हिंदी वर्णमाला में ना तो स्वर और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, किंतु वर्णमाला में इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से पहले आता है, तो वही अयोगवाह कहलाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 9 इंच, ऑप्शन नंबर बी 10 इंच, ऑप्शन नंबर सी 11 इंच, ऑप्शन नंबर डी 12 इंच। तो वाचन करते समय पुस्तक से आंखों की दूरी जो है वो 12 इंच होनी चाहिए। 12 इंच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? निराला की, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन की, सी रघुवीर सहाय की, डी मुक्तिबोध की। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्ति जो है यह गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। गजानन माधव मुक्तिबोध की यह पंक्ति है। इनकी अन्य रचनाएं क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, ये गजानन माधव की जो है ये रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए ओवरहेड प्रक्षेपण प्रोजेक्टर में, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड प्रक्षेपण प्रोजेक्टर में, ऑप्शन नंबर सी अपारदर्शी प्रक्षेपक ओपेक प्रोजेक्टर या एपी हाइड स्कोप में, ऑप्शन नंबर डी फिल्म स्ट्रिप में। तो इसमें पूछा है किस दृश्य, ये सब आपको दृश्य उपकरण दिए गए हैं और इसमें पूछा है किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है, ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में जो है ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मौन पाठन के विषय में धारणा है। इसमें से कौन सी धारणा मौन पाठन के विषय में है बताइएगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो मौन पाठन करते समय क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसमें से एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है मौन वाचन करते समय। इससे जो है एकाग्रचित्ता बढ़ती है। चलिए इस नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं या इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। मौन पठन में बिना बोले पाठ को एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास किया जाता है। इसमें सुनने की क्रिया जो है वो सामान्यतः शून्य रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये संधि से प्रश्न पूछा गया है।
तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले इसमें संधि कौन सी है? इसमें है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तथ प्लस एव, तथे प्लस एव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो तथा प्लस एव। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यहां से आ और यहां से ए, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? ऐ बनता है, तथैव। इसकी व्याख्या देखते हैं। तथा प्लस एव, इनमें तथा का आ स्वर व एव का ए स्वर मिलाकर ऐ स्वर बनता है, जो वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, तथैव, सदैव, सदैव, बनौषधि, परमौषधि, ये सब जो है वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। वृद्धि संधि में ही दो चोटी देखकर ही आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा कि ये संधि कौन सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। चरण कमल बंदो हरिराई, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा, बी यमक, सी रूपक, डी उपमा। तो यह पंक्ति जो है सूरदास के द्वारा रचित है। सूरदास के द्वारा यह पंक्ति रचित है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें जो है सूरदास जो है श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय में उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मूक हो वाचाल उपंग चले गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो इसमें जो है कौन सा छंद बताना है? इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, रोला है। तो सबसे पहले यह पंक्ति जो है कहां से लिया गया है? यह रामचरितमानस से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस से यह पंक्ति लिया गया। इसमें कहते हैं मूक हो वाचाल, मूक मतलब गूंगा, गूंगा व्यक्ति जो है वो भी सुंदर बोल सकता है, और लंगड़ा लूला व्यक्ति जो है वो भी पर्वत को पार कर सकता है। जा सुकृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, वे जो है जो कलयुग के पापों को नष्ट करने वाले हैं, वे भगवान जो है वो हमारे ऊपर द्रवित हों। तो ये इसका भावार्थ था। तो इसमें जो है सोरठा छंद है। सोरठा छंद कैसे है? दी गई पंक्तियों के प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती थी। यहाँ सोरठा छंद का यह उदाहरण है। मतलब पहले और तीसरे में कितना? 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13। यही जो है दोहे का उल्टा सोरठा होता है। दोहे में जो है पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन नंबर ए आकाशदीप, ऑप्शन नंबर बी इंद्रजाल, ऑप्शन नंबर सी गुंडा, ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार। तो मधुलिका जो है ये मधुलिका जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी की स्त्री पात्र है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी की मुख्य स्त्री पात्र है। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद के 5वें कथा संग्रह में प्रकाशित हुई थी, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर, बी मन्नू भंडारी, सी मोहन राकेश और डी में क्या कह रहे हैं? डी में निर्मल वर्मा। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार जो है वो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। यह मध्यम वर्गीय परिवार के विघटन पर आधारित नाट्य रचना है। किस पर आधारित है? मध्यम वर्गीय परिवार के विघटन पर आधारित है यह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए रचयिता, रचयिता, ऑप्शन नंबर बी रचयिता, ऑप्शन नंबर सी रचयिता, ऑप्शन नंबर डी रचयिता। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर बी इसमें शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। रचयिता ऐसे लिखा जाता है, रचयिता, ये शुद्ध शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए ने, ऑप्शन नंबर बी से द्वारा, ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर डी को के लिए हेतु। तो कर्म कारक का चिन्ह इसमें से पहचानना है कि कौन सा कर्म कारक की विभक्ति है। तो कर्म कारक का परसर्ग या कारक चिन्ह को होता है, क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह जो है वो को है, होता है, जो वाक्य में आए कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। तो बाजार, बाजार से जो है हमें समूहवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बाजार सामान्यतः लोगों, दुकानों आदि का एक समूह है, अतः यह एक समूहवाचक संज्ञा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गोल, बी अधिक, सी में क्या कह रहा है, सी नुकीला, डी भीतरी। तो इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न में नहीं पूछा है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गोल तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, और ये अधिक नहीं आता, ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अधिक मात्रा में, जैसे ये माप तौल के बारे में इससे पता चल रहा है, तो ये गुणवाचक की विशेषता ये नहीं है, गुणवाचक विशेषण ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। गुणवाचक विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष की व्याख्या की जाती है, जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा जो है मोहन के गुण को दर्शाता है। इसी प्रकार अन्य विशेषण गोल, नुकीला, मोटा, भीतरी, बाहरी आदि होते हैं, ये गुणवाचक के अंतर्गत, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किंतु अधिक, कम, बहुत, बहुत अधिक आदि सभी किसी निश्चित अनिश्चित परिमाण मात्रा को दर्शाते हैं, अतः यहाँ अधिक जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर ए सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी नाम बोधक, ऑप्शन नंबर डी नाम धातु। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया जो होती है वो सहायक क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को दर्शाने वाली क्रिया वो सहायक क्रिया होती है। प्रश्न के अन्य विकल्पों की क्रियाओं में नाम धातु क्रियाएं वे होती हैं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। नाम धातु क्रियाएं वे होती हैं जो संज्ञा या विशेषण शब्द से बनती हैं, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुख से दुखाना आदि। ये होती है नाम धातु क्रिया। और जो है प्रेरणात्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनसे यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे पढ़ना से पढ़वाना, जैसे वो खुद नहीं पढ़ रहा, किसी से पढ़वा रहा है, और करना से करवाना, तो ये सब जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। यथाशक्ति में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है इसके अन्य उदाहरण है, जैसे यथाशक्ति और तथाशक्ति, तथाशक्ति और भरपेट, भरपेट, प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो ये जो है अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरण थे। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है इसको एक बार देखते हैं। यथाशक्ति में यथा जो है यह एक अव्यय शब्द है। जब दिए गए शब्द में पूर्व पद अव्यय तथा दूसरा पद एक संज्ञा हो तो वहां यह शब्द क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, यहाँ प्रति जो है एक अव्यय तथा दिन एक संज्ञा है और पूरा शब्द क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार यथाशक्ति, यथास्थान, आजीवन, यथासंभव आदि शब्द जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
अजात शत्रु में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। तो अजात शत्रु में कौन सा समास है ये आपको बताना है। अजात शत्रु, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो वही अजात शत्रु है। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो, वहां जो है बहुव्रीहि समास कहलाता है। यहाँ तीसरा अर्थ कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। अजात शत्रु अर्थात जिसका कोई शत्रु ना हो, तो किसी तीसरे व्यक्ति के विषय की तरफ वो संकेत कर रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर वह संकेत कर रहा है कि जिसका कोई शत्रु ना हो। तो ये इसमें कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ बहुव्रीहि समास हो रहा है। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो अर्थात अजात शत्रु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? ऑप्शन नंबर ए श्रावण, बी अश्विन, सी पौष, डी आषाढ़। तो कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? और भाद्रपद महीने के पहले कौन सा महीना आता है? भाद्रपद अर्थात भादव। भाद्रपद श्रावण या सावन मास के पश्चात आने वाला हिंदी मास है, तथा भाद्रपद के बाद आने वाला हिंदी मास जो है वो अश्विन या क्वार, जिसे हम लोग क्वार कहते हैं। अतः अभीष्ट महीना जो है वो अश्विन होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, बी दिनकर, सी अज्ञेय और डी निराला। तो यह पंक्ति जो है वो दिनकर जी की है। किसकी है? दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। दी गई पंक्तियां कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, सावधान मनुष्य से ली गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ये भी संधि से क्वेश्चन है। लघुर्मी में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए अयादि स्वर संधि, बी दीर्घ स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि और डी यण स्वर संधि। तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। लघुर्मी का संधि विच्छेद, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी बराबर लघुर्मी। तो यहां से ऊ और यहाँ का ऊ दोनों मिलाकर क्या हुआ? बड़ा दीर्घ ऊ बन गया। तो यहाँ जो है दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लघुर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, यहाँ पहले शब्द के स्वर ऊ के साथ दूसरे शब्द के ऊ से मिलाकर दीर्घ ऊ स्वर बना है, जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कपूर शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। तो कपूर शब्द जो है ये एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसका तत्सम क्या होता है? कर्पूर। इसका तत्सम जो है वो कर्पूर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। तो एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है कि अपनी बात से पलट जाना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक मुंह दो बात का तात्पर्य अपनी मूल बात से पलट जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा और 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए दोहा में होता है, बी सोरठा में होता है और सी रोला में, डी चौपाई में। तो आप सभी को पता है कि 16 मात्रा और 4 चरणों का सममात्रिक छंद चौपाई में होता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, तो ये जो है चौपाई में होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे, यही चरण 4 चरण होते हैं। इसमें जो है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हमें चौपाई में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर ए करुण रस, बी शांत रस, सी श्रृंगार रस, डी वात्सल्य रस। तो इसमें जो है श्रृंगार रस की भावनाएं निहित हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस की भावनाएं इसमें दिखाई दे रही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति का मतलब प्रेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, बी विष्णु प्रभाकर, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो अंधा कुआं नाटक के नाटककार जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। लक्ष्मी नारायण लाल जो है स्वातंत्र्योत्तर काल के नाटककार हैं, जिनके समकालीन लेखक धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी आदि हैं। लक्ष्मी नारायण के प्रमुख नाटक हैं अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना और व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी तथा सबरंग मोह भंग आदि जो है ये लक्ष्मी नारायण के क्या है, नाटक हैं, प्रमुख नाटक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ई प्रत्यय का, ऑप्शन नंबर बी इक प्रत्यय का, ऑप्शन नंबर सी आ प्रत्यय का, ऑप्शन नंबर डी ई प्रत्यय का। तो अज शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें आ प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अज शब्द का तात्पर्य बकरा है, इसलिए स्त्रीलिंग बकरी के लिए अज शब्द में हमें आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा। प्रत्यय लगाने से अजा बनेगा। क्या बनेगा? अजा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए 1943, बी 1938, सी 1954, डी 1941। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर ए। और किसके द्वारा किया गया था? अज्ञेय के द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। चार सप्तक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए यमक, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। तो उल्का सी रानी, यहाँ पे आपको एक कीवर्ड दिखता होगा सी। तो सी से ही पकड़ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। इसमें जो है उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार पहचानने का एक ट्रिक है, जिस पंक्ति में सा, सी, से, सरस, समान, सदृश, सदृश, ये वर्ड जहां आपको दिख जाए तो वहां पे लगभग ही उपमा अलंकार होता है। तो ये दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम के दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।